साथ मैं हूं अमीषा यादव। वक्त है राष्ट्रधर्म का। राष्ट्रधर्म में आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसकी सियासी सरगर्मियां तेज है। पहले फेज में 7 जिलों की 24 सीटों पर 18 सितंबर को वोटिंग होगी। प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में रैली कर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा, जब जब घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आई, तब तब यहां आतंकवाद को बढ़ावा मिला। साथ ही रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पाताल में दफन कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने दावा किया है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से क्षेत्र में पहले की तुलना में शांति है और कश्मीर घाटी के लोगों का सरकार और बीजेपी में भरोसा बढ़ा है। लेकिन देखा जाए तो उनके इस दावे पर भी शक होता है, क्योंकि जम्मू क्षेत्र के कई इलाकों में आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। ऐसे में बीजेपी के दावों पर सवाल भी उठने लगे हैं। इसके अलावा कश्मीर घाटी की 47 सीटों पर बीजेपी ने सिर्फ 19 उम्मीदवार ही खड़े किए, यानी कि 28 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार ही नहीं उतारे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कश्मीर में उम्मीदवार नहीं उतारना और फिर विधानसभा चुनाव में आधी से भी कम सीटों पर कैंडिडेट खड़े करने से सवाल उठ रहे हैं। 10 साल पहले हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 25 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। तब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने 28 सीटें जीती थी। उसके बाद दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन 2018 में आपसी मतभेदों के कारण ये गठबंधन सरकार गिर गई। तब से जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं थी। नेताओं के दावे, वादे और चुनावी समीकरणों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले देख लेते हैं अब तक इस मामले में क्या प्रतिक्रिया सामने आई। एनसी कांग्रेस ने कुछ वादे भी ऐसे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं आज मां के स्थान के सामने आप लोगों को कहकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की भूमि पर आतंकवाद को फंसाने। हमने वीडीटी और एसपीओ के तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। 303 की पुरानी भारी राइफलों की जगह इनको एसएलआर से लैस कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी सुरक्षा ग्रिड भी खड़ी कर रहे हैं, जितने लोगों को आने की इच्छा हो कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे। अब कभी भी जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा एक ही होगा, हमारा प्यारा तिरंगा होगा और कोई। मैंने भी कोशिश की थी, जो हम जैसी पार्टीज है, जो सेक्युलर पार्टीज है, जो पीएचडी बनी थी, मैंने कोशिश की थी हम लोग इकट्ठे चले, मगर बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुर्सी की हवस इतनी ज्यादा है। उन्होंने सोचा अगर हम कुछ सीटें किसी और को देंगे तो कहीं हमारा जो कुर्सी हाथ से ना निकल जाए। मैं कहती हूँ हम लोगों को भी इकट्ठे चलना चाहिए थे, ताकि जो आजाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली ने मैदान में डाले यहाँ का वोट डिवाइड करने के लिए, वो वोट डिवीजन नहीं होता। पिछले 10 साल से जो हालात कश्मीर के हुए हैं, कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। एक बहुत लंबी रात खत्म होने वाली है, एक नई सुबह शुरू होने वाली है। हमारा ये जो मैनिफेस्टो है, जो अभी कार्रा साहब जिसके बारे में बता रहे थे, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा जम्मू कश्मीर के हालात। आज जो 10 साल से हमने देखा कि एक ऐसी हुकूमत पहले
सीधे पिछले दरवाजे से और उसके बाद अब डायरेक्टली दिल्ली की हुकूमत जो यहां चल रही है, लोगों के पास कोई दरवाजा नहीं है कि वो जहां जा सकें, अंदर जाके अपनी बात रख सकें, अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। अफसरों के यहां जाने की हिम्मत सबकी नहीं होती। नेताओं के यहां 24 घंटे दरवाजे खुले रहते। कम से कम हमारे नेताओं के तो मैं बता सकता हूं, बीजेपी का तो नहीं होता, कांग्रेस के दरवाजे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते। 10 साल में कश्मीर को उम्मीदों और ख्वाबों की कब्रगाह बना दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला कश्मीर। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य पर पहुंची। फारूक अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर में हमने आतंकवाद भी कम किया है, आतंकवादी भी कम किए हैं और आतंकवादियों की आयु भी कम की है। आज शांति है, विकास है। आज जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब, आपके बेटे, जिंदगी में पहली बार पैदल चले हैं। राहुल गांधी जी आकर स्नो बॉल खेलते हैं, लाल चौक में आइसक्रीम खाने की फोटो डालते हैं। आपके परिवार के लोग शाम को रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं। ये बदलाव जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास व विश्वास की योजना के अंतर्गत आया है। जो जम्मू कश्मीर बायकॉट की राजनीति करता था, जिसे आपने बदनाम कर दिया था, आज वो भारी पोलिंग हो रही है। आप लोग बायकॉट के कारण सत्ता में पहुंचते थे। आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों का लोकतंत्र पर विश्वास बना है, इसलिए तिल मिलाहट एनसी और कांग्रेस में है, पीडीपी में है, क्योंकि आप बायकॉट की बदौलत सत्ता में पहुंचते थे। आज जनता भारी पोलिंग कर रही है, इसलिए फारूक अब्दुल्ला साहब, आप भ्रम पैदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और आप झूठ और भ्रम पैदा करके जनता को। तो आज जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है, लेकिन आज आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां की, उनको संबोधित किया और इस दौरान एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर जमकर तीखे हमले बोले। आतंकवाद से लेकर आर्टिकल 370 समेत तमाम मुद्दों को लेकर एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को घेरा। आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और मेहमानों का एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है, तो चलिए तारुफ करवा देती हूँ। बीजेपी नेता तपोष पाल जी भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस नेता रतन तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर इंदुकान दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है और वकील AR मलिक एनसी के नेता भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। तपोष पाल जी, सबसे पहले आपसे इस डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगी। आज गृह मंत्री ने जो बातें आज इस चुनावी जनसभा में रखी थी कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के अबोलिश के बाद जो शांति आई है, सर, जो बीजेपी के ऊपर विश्वास बढ़ा है जनता का, जो लोकप्रियता बीजेपी के ऊपर जो है आई है अभी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो सर कश्मीर में वो शांति कहां पे है? क्योंकि आपने ना तो लोकसभा चुनाव में वहां पर कैंडिडेट उतारे अपने, और जब विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो उसमें भी हाफ कैंडिडेट आपने उतारे हैं। ये बीजेपी में कहीं विश्वास जनता का जो पहले भी नहीं था और अब भी नहीं बना, या फिर वहां पर आपके पास कोई अच्छे कैंडिडेट नहीं है उतारने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अमित शाह जी ने आज सबसे पहले कांग्रेस जी इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि 370 वापस आ गए हम जी, राहुल गांधी क्या उसका समर्थन करते हैं? सकते हैं राहुल गांधी एक ऐसे पार्टी से आते हैं जो 70 साल तक इस देश में शासन किया है जिन्होंने, और इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो राहुल गांधी को इन दोनों सवालों पे अपने उत्तर देने चाहिए और अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई 370 पे उनका क्या हुआ। बाकी मैं आज कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो गठबंधन उसमें पहले भी आज भी मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ये उन चीजों का समर्थन कर रही है जो कि कश्मीर के लिए घातक साबित हुई है। अभी तक इनको इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। अगर अमित शाह जी की स्पीच को देखें तो उसमें 9 बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनको उन्होंने हाईलाइट किया है।
एक तो है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के आतंकी घटनाओं और जो भी पत्थरबाजी में शामिल रहे हैं वो उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने सरकारी नौकरियों में उनको स्थान मिलेगा जिनके हाथ में लैपटॉप है, जिनके हाथ में पत्थर या बंदूक है, उनका स्थान दे दें। ये प्रमुख बातें उन्होंने हाईलाइट की थी आज। दूसरा ये है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते तो ये उनके लिए उनको घाटी या जम्मू कश्मीर छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब उनका मंसूबा कहीं से भी कामयाब होने वाला नहीं है। धारा 370 खत्म हो चुकी है, जम्मू कश्मीर की फिजा बदल चुकी है, वहां पे अब भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है और वहां का जो जन समर्थन है वो पूरी तरीके से मिल रहा है। मोदी जी ने महिलाओं के साथ साथ गुर्जर समाज, पहाड़ी, दलित और ओबीसी के आरक्षण को भी तपोश पाल जी, ठीक है, आज अमित शाह ने ढेर सारी बातें की, गृह मंत्री ने तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी, चाहे वो आर्टिकल 370, ठीक है सर, मैनिफेस्टो का बीजेपी का, ठीक है, उसमें भी तमाम वादे बीजेपी ने किए हैं और जैसा कि आपने कहा कि जन समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। सर, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि कश्मीर में ना तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कैंडिडेट खड़े किए और विधानसभा चुनाव में सीट के बिल्कुल हाफ कैंडिडेट खड़े किए हैं। सर, इसका कारण क्या है? इसका कारण कुछ ऐसा विशेष नहीं है। हाँ, जो समीकरण वहाँ पे बैठाए गए होंगे और जो भी देखिए टिकट जो फाइनलाइज करते हैं वो वहाँ के जो इंटरनल टीम है वो फाइनलाइज करती है। अगर इस तरीके के समीकरण कुछ वहाँ पे नहीं बने तो हम कुछ जगहों पे निर्दलीय को समर्थन कर देंगे और वो हम दे रहे हैं। जो रैना जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, तो रैना जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि कुछ जगहों पे हम जो निर्दलीय हैं उनको समर्थन देंगे, क्योंकि वो उस स्थान पे उस उचित परिस्थिति में उचित रहेगा, वो हमारे लिए भी और सबके लिए। जी, तो कुछ जगहों पे हमने ऐसा निर्णय लिया है। जी, ठीक है। मलिक जी, वकील AR मलिक जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज गृह मंत्री ने और इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री की जब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी जनसभाएं थी, उन्होंने खानदान का जिक्र किया कि 3 खानदानों ने जो है जम्मू कश्मीर को इस पूरे गर्त में धकेला है। आज भी अमित शाह ने ये बात बोली कि अगर एनसी और जो कांग्रेस का अलायंस है, अगर वो आता है सरकार में, सत्ता में आता है, तो फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ेगा। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज गृह मंत्री ने कही वो ये कि लगातार उमर अब्दुल्ला लगातार ये कहते आए और बयान भी सुने हैं कि अगर हमसे पूछा जाता कि अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, तो हम मना करते सर। आतंकवादियों को रिहा करने की बात यहाँ पर गृह मंत्री ने कही। तो सर, तमाम आरोप तो आज आप पर, एनसी पर लगाए और एनसी और कांग्रेस जो एक टाइम पर एक दूसरे पर आरोप लगाती थी, जो कांग्रेस कहती थी देशद्रोह है, आतंकवाद एनसी की वजह से बढ़ा है, आज वही कोलिशन में है सर। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ जी। जहाँ तक बात होम मिनिस्टर साहब की है, ये तो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और जहाँ तक बात हुई कि यहाँ खानदानी राज है, अगर अमित शाह जी को पता होगा कि हाल ही में यहाँ लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं जी, तो किस तरह से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहा, किस तरह लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट किया, चाहे वो सेंटर की पार्लियामेंट सीट हो या साउथ की पार्लियामेंट की सीट हो। और जहां तक फिर नॉर्थ की बात है, नॉर्थ की बात में थोड़ा सा सेंटिमेंट चला था उस टाइम, जो कि इंजीनियर रशीद जब हाल ही में बेल आउट हुए थे तो उन्होंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि मोदी जी को ये बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये वोट उसकी वजह से नहीं आया, ये वोट जो उसका प्रेरोगेटिव है उसके खिलाफ चला है, उसके खिलाफ हुआ है, ये एक रेफरेंडम है। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी को इनको इन चीजों पे सोचना चाहिए। और जहां तक फिर बंदूक या बाकी चीजें हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो खुद इस बंदूक का शिकार हुई है। हमारे तकरीबन 4000 से ज्यादा वर्कर है जिनको मारा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सबसे ज्यादा इसकी विक्टिम हो गई है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब इन चीजों का सपोर्ट किया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा तो डेवलपमेंट का सपोर्ट दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा तो यहाँ एजुकेशन की बात की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यहाँ प्रॉस्पेरिटी की बात की है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये अमित शाह जी को या होम मिनिस्टर साहब को क्यों ये इलेक्शन में ही याद आते हैं जम्मू कश्मीर के लोग। क्या इसके बगैर वो जम्मू कश्मीर के होम मिनिस्टर नहीं है?
वो तो मुल्क के होम मिनिस्टर इससे पहले क्यों नहीं वो लोगों को मिलने के लिए आते हैं? उनको सिर्फ जब इलेक्शन होते हैं तो या तो होम मिनिस्टर साहब या तो प्राइम मिनिस्टर साहब, ताकि हम अटैक करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी जो पार्टीज यहाँ है। जी, तो ये लोगों ने साबित कर दिया है। लेकिन मलिक जी, आर्टिकल 370 को जो बार बार कहते हैं, उमर अब्दुल्ला एनसी अपने मैनिफेस्टो में कह चुके हैं कि हम आर्टिकल 370 को बहाल कर देंगे। सर, ये तो केंद्र सरकार कर सकती है, तो बार बार जो उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे। और दूसरा, सर, अफजल गुरु को लेकर तो उन्होंने बाकायदा बयान दिया है। अगर हमसे पूछा जाता तो हम अफजल गुरु को फांसी नहीं होने देते। सर, ये बयान तो उन्होंने बाकायदा दिए हैं। जी, देखिए जो जहां तक 370 का ताल्लुक है, 370 को रिपील करना ये तो बीजेपी के मंशूर में था। ये तो उसके लिए 70 साल से लड़ रहे थे। आज इनको एक मेजॉरिटी मिली पार्लियामेंट में, तो उसमें उन्होंने उसका फायदा उठाया। बिना जो यहाँ की जो जे.एंड.के जो असेंबली थी वो तो थी नहीं तब, उनका बिना कंसेंट लिए हुए उनको ये पावर्स उन्होंने गवर्नर साहब को दिए और उसका कंसेंट हासिल करके पार्लियामेंट में बिल लाई। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है वो है, बिल्कुल जब भी हमें मौका मिलेगा, जैसे भी हमें मौका मिलेगा, जो 370 है दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल, एक गारंटीड एक राइट है, एक स्टेटस है जो जम्मू कश्मीर को हासिल है, तो हम उस चीज को क्यों छोड़ेंगे? हम उसके लिए फाइट करेंगे। जो भी हमारे पास वेज है, लीगल वेज है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। अगर बीजेपी को 70 साल लगे, हमें भी इतना टाइम लगे, लेकिन हम अपने जो हमारा हक है हम उससे पीछे नहीं हटने वाले। जो इसके लिए वेज है, लीगल वेज है, हम उनका इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो। जो भी इसके तरीके है, जो भी इसके लिए वेज है, हम उनको हमेशा अपनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी वायलेंस का साथ नहीं दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस शिकार हुई है वायलेंस का यहाँ। जी, ठीक है मलिक जी, उन सब पर भी आऊंगी। जो उमर अब्दुल्ला लगातार कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, सारी चीजों पर आऊंगी। लेकिन उससे पहले रतन जी, आज जब मैनिफेस्टो जारी किया गया तो पवन खेड़ा ने कहा कि कश्मीर के दिल पर बहुत जख्म है और उन जख्मों पर अब मरहम लगाने का वक्त आ चुका है। कैसे सर, आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करके? आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं। कश्मीरी पंडितों का हमने उल्लेख किया है सारी गारंटी में। कश्मीर पंडितों के साथ क्या हुआ है, कितनी बर्बरता हुई है, वो भी पूरे देश में देखा है। तो मनमोहन सिंह जी ने एक कानून लाया था, उसके तर्ज पे हम कश्मीरों पंडितों के लिए काम करने वाले हैं। हम जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की जो बात कर रहे हैं, एक राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, उस पर हम काम करेंगे। जो कश्मीर के लोग जो आज इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, गरीबी में धंसे चले गए हैं, उन्हें अच्छे खासे में बीमा कराने की बात हो रही है। तो हम कश्मीर के लोगों को अच्छा खासा हम बहुत कुछ देने जा रहे हैं और हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और हम दोनों मिलके जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर देने जा रहे हैं। और 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है और 10 साल के बाद जनता भी उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी को विदा करने के मूड में है। जी रतन जी, आपने कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया, ये बात तो मैनिफेस्टो में बीजेपी की में भी है। और जिस बर्बरतापूर्ण आप घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, 1990 के दशक सबको याद है। उसके बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती है सर, चाहे गठबंधन के अंदर रहे चाहे कांग्रेस के रहे। तब कांग्रेस पार्टी ने तब कांग्रेस की सरकार ने क्या किया कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में जो है स्थापित करने के लिए, वहां पर बसाने के लिए? मैं आपको दुरुस्त कर देता हूँ। देखिए, ये जो फर्जी जो मूवी भारतीय जनता पार्टी ने चलवाई थी, अब उस पर मत जाइए। आप देखिए ना कि जब 90 के दशक में जब ये नरसंहार हुआ था, उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और वीपी सिंह की सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था जी। और उनके समर्थन में ये सब नरसंहार हुए। कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही सरकार में हुआ। कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी उस समय। सर, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि उसके बाद 1990 के बाद क्या कांग्रेस की सरकार नहीं आई? कब आई बताइए? तो सर मनमोहन सरकार किसकी थी फिर? अलायंस की? सर मनमोहन जो थे प्रधानमंत्री वो किसके थे सर? वो 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। हाँ तो सर तब से तो रही थी ना। तब क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, सरकार ने, यूपीए की सरकार ने क्या किया सर? यूपीए 1 यूपीए 2 तो था सर। आप अगर इतिहास उठा के और इतिहास को खंगालेंगे तो ये पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए क्या किया है, इस देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों के लिए क्या किया है, महिलाओं के लिए क्या किया है। हमने एम्स बनाए, हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने सरकारी स्कूल बनाए, हमने ढिंडोरा नहीं पीटा, हमने भोजन का अधिकार जो आज फ्री में मोदी जी अपना फोटो लगा के राशन बांट रहे हैं ना, वो राशन का जो अधिकार था, भोजन का अधिकार 2013 में हमारी यूपीए
लेकिन हमने छाती पीट पीट के बताया नहीं, क्योंकि जनता के लिए काम था, जनता के लिए हमने काम किया। और ये प्रधानमंत्री मोदी काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने फोटो की ब्रांडिंग कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना में लोग मर रहे थे, वो कोवैक्सीन पे सर्टिफिकेट बांट रहे थे अपने फोटो लगा के। तो प्रधानमंत्री मोदी और इंदुकांत जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन रतन तिवारी जी देखिए, यूपी 1 की सरकार रही, यूपी 2 की सरकार रही, और कुछ दिन पहले आपके ही जो है गृह मंत्री रहे थे पूर्व, उनका बयान आया था सुशील कुमार शिंदे का कि मुझे लाल चौक में जाने से डर लगता था, जा नहीं सकता था। और आज हम देखते हैं कि लाल चौक पर तिरंगा भी फहरा रहा है, वहां पर जो है चुनावी जनसभाएं भी होती है, वहां पर तमाम तरह के प्रोग्राम आजकल हो रहे हैं। तो सर इतना तो क्रेडिट कम से कम दीजिए आप कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद वहां पर कुछ तो शांति आई है सर, तभी राहुल गांधी वहां पर रात में लाल चौक पर जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी लाल चौक पे जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, मुझे मालूम है आप यही कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने अपना स्टेटमेंट ये भी दिया कि मैं इसके लिए जा रहा हूं बाहर कि जो डर है जम्मू कश्मीर के लोगों में वो डर निकल जाए। और वो डर निकालने के लिए मैं रात को सड़कों पे जाता हूं और आइसक्रीम खाता हूं कि डरो मत, राहुल गांधी आपके लिए खड़ा है और राहुल गांधी आपकी लड़ाई लड़ रहा है। और निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी ने एक संकल्प लिया है, वो दर्द को उन्होंने देखा है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का जब बात आती है तो राहुल गांधी को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है और निश्चित तौर पे वहां पे हम कश्मीरों के लिए काम करेंगे और कश्मीर के लोगों के लिए काम करेंगे। ठीक है रतन जी, आर्टिकल 370 पर भी आऊंगी, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। इंदुकांत जी, जो प्रधानमंत्री ने आज से 2 दिन पहले जब वहां पर चुनावी जनसभा की, उन्होंने भी आर्टिकल 370 का जिक्र किया, आतंकवाद का जिक्र किया, खानदान का, परिवारवाद का जिक्र किया। आज गृह मंत्री की हमने चुनावी जनसभा देखी, उसमें भी उन्होंने आतंकवाद का, खानदान का, आर्टिकल 370 का जिक्र किया। सर आर्टिकल 370 और जो परिवारवाद है वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कितना कारगर होगा, खासकर कश्मीर घाटी के अंदर? हेलो जी जी इंदुकांत जी, ये सवाल हमसे है। इंदुकांत दीक्षित बोल रहा हूँ हमेशा जी। जी जी बिल्कुल सर, आपसे है जी। रतन जी, ये सवाल हमसे है। जी जी मैं जवाब दूं अमीषा जी? जी बिल्कुल सर। जी नमस्कार अमीषा जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। जो मुख्य रूप से बातें मैं सुन रहा हूँ डिबेट में आपके यहाँ, जी देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि रतन जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा जी कि जब 370 5 अगस्त 2019 को हटाया गया पार्लियामेंट में, उसी समय से कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी, उस समय गुलाम नबी आजाद जी थे विपक्ष के नेता, राज्यसभा में तमाम जितने भी कांग्रेस के नेता थे, उन लोगों ने लगातार कश्मीर के लोगों से ये वादा किया कि एक बार उनके वश में होगा, वो ताकत में आएंगे तो 370 वापस ले आएंगे जम्मू कश्मीर में। ये उनका वादा है जी, क्योंकि 370 अवैध ढंग से हटाया गया है जी। लगातार देखिए रतन जी, मैं आपको याद दिलाऊं, सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद जी ने राज्यसभा में और सदन के बाहर तमाम कश्मीर के पार्टियों के साथ गुपकार जब बैठक हुई आपके, जिसमें पीडीपी, कांग्रेस और एनसी साथ जुड़े, तीनों गुपकार गठबंधन बना, तो लगातार ये कमिटमेंट रहा। इवन जब आपकी यात्रा थी राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा पहली, उसमें भी जब वो कश्मीर गए तो उन्होंने ये बात कही थी, रतन जी याद करिए। और इसीलिए आपको याद होगा कि ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड अगर ऐसा है तो, लेकिन आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे, इसीलिए बार बार भाजपा के नेता लगातार ये कांग्रेस से कहते रहे हैं कि ये बात जब भी कांग्रेस कहती थी तो उस समय ही हरियाणा की जो सरकार थी आपकी, हरियाणा के जो नेता थे जी, आपके हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने इसका विरोध किया था और कहा था कि कश्मीर में जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 हटाने का, उसके साथ हुए हैं। और अपना केंद्रीय नेतृत्व जो ये बातें कह रहा है कि ये गलत हुआ है, इसकी मुखालफत किया था उन्होंने खुल करके, अगर आपको याद हो तो। खैर, अब एक बात तो साफ है कि आपका जो अलायंस पार्टनर है एनसी, उसने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 370 वापस लाने के लिए सारे प्रयास करेंगे जी। अब उनके साथ जब आप पार्टनरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं, मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस का मत कुछ तो आना चाहिए कि या तो एनसी के इस मत के साथ वो नहीं है या इस मत के साथ है।
कांग्रेस ने इस पर बिल्कुल एक साइलेंस रखा है, और ये साइलेंस जी बिल्कुल बिल्कुल इंदु कांत जी बोलिए। भाई मैं ये कहता हूं रतन जी कि जब गठबंधन बना कर चुनाव पूर्व गठबंधन बना के आप सरकार बना रहे हैं, और आपने एक अच्छी बात कही ऑनलाइन, आप ये पब्लिक के सामने एक टीवी डिबेट में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी भी ये कमिट नहीं किया जब 370 हटाया गया कि हम 370 वापस लाएंगे। हालांकि कोर्ट तक में जब ये लड़ाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने बाद में जस्टिफाई कर दिया कि ये लीगल था, इसमें अवैध कुछ नहीं था हटाया जाना। अगर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के तौर पे आप उसके आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पे आज ये कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक स्वीकारोक्ति है कि कांग्रेस ने कभी भी 370 हटाए जाने का विरोध नहीं किया और उसको वापस लाए जाने की बात भी नहीं कहती है। ये बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है, ये बहुत अच्छी बात है, आज डिबेट में हो जा रहा है सबके सामने। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जब एनसी ने ये बात आपके गठबंधन सहयोगी के तौर पर, चुनाव पूर्व गठबंधन सहयोगी के तौर पे कहा है, इस पे कांग्रेस का क्या मत है, पहली बात। दूसरी बात, जब एक्सोडस हो रहा था कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से, इतिहास को अगर कुरेदा जाए तो आपने बहुत साफ गोई से एक बात कही, मैं कश्मीर में रहा हूं, आपसे पहले भी मैंने रतन जी कहा है, उस समय वहां पे सरकार जो थी वो भाजपा के सहयोग से केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। आपने कहा, आपको याद दिला दूं, वीपी सिंह की सरकार दिसंबर 1989 में गठित हुई थी केंद्र में, और नवंबर 1990 में उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया था भाजपा ने। बिल्कुल सर। चाहे वो मंडल का कारण था या जो भी कारण था। उसके बाद जब सरकार वहां चंद्रशेखर की बनी, वो किसके सहयोग से चल रही थी? और आपको मालूम है रतन जी कि कश्मीरी पंडितों को भगाने का और आतंकवादियों का जो उनके खिलाफ क्रूरता का सारा व्यवहार था, वो 1988-89 से शुरू हुआ और पूरे 90 के दशक में जारी रहा। आपने सवाल पूछा अमित शाह जी से कि कांग्रेस की सरकार का गठन कब हुआ। कांग्रेस की सरकार का अपना, पहले तो चंद्रशेखर को सपोर्ट करके सरकार चलवाए, जिसमें मेजॉरिटी जो एमपीज थे वो कांग्रेस के थे, सभी जानते हैं। चंद्रशेखर जी की केवल 60+ अपने एमपीज थे। सारी पॉलिसी मेकिंग कांग्रेस के हिसाब से होती थी। उसके बाद 1991 में कांग्रेस की अपनी सरकार गठित हुई नरसिम्हा राव जी की। तो कश्मीरी पंडितों के साथ जितने दुर्व्यवहार हुए, जो कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए रतन जी, उससे भी कहीं ज्यादा हुए उन गांवों में, उन जगहों पर मैं खुद गया हूं। तो उस पाप से सारे लोग अपने हाथ को बाहर निकाल लें या कह दें कि उस पाप में हम सहभागी नहीं है या उसके मुखदर्शी नहीं है, ये कहने से बात आज नहीं बनेगी, इतिहास नहीं बदल जाएगा। ठीक है इंदु कांत जी। रतन जी आपके पास आऊंगी, जो तमाम सवाल इंदु कांत जी ने यहाँ पर आपसे पूछे उनका जवाब लूंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, जिस तरीके की बयानबाजी है, और आज गृह मंत्री ने जो कुछ बयान दिए है, जो कुछ तीखे प्रहार
एनसी पर, पीडीपी पर और कांग्रेस पर की है, उन्हीं सब को लेकर चर्चा जारी है। और हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। रतन जी, ब्रेक पर जाने से पहले दुकान जी ने तमाम सवाल किए और मुझे याद है एक दिन पहले आपके साथ ही डिबेट चल रही थी, जम्मू कश्मीर ही पूरा मुद्दा था। उस दौरान भी मैंने आपसे पूछा था आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाँ में हाँ मिलाती है कांग्रेस? आज भी सर वही सवाल है, आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है सर? जी रतन जी। रतन जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तपोष पाल जी, यहां पर रशीद इंजीनियर जेल से बाहर आते हैं, आने के बाद सबसे पहला हमला ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करते हैं कि जिस नया कश्मीर का नैरेटिव लगातार बीजेपी गढ़ रही थी आर्टिकल 370 के एब्रोगेट के बाद, उसका जो नैरेटिव है उसको ध्वस्त मैं करूंगा। लेकिन सर जब बात एनसी करती है, फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं, उमर अब्दुल्ला बोलते हैं, पीडीपी बोलती है, महबूबा मुफ्ती बोलते हैं, तो कहती है कि रशीद इंजीनियर जो है प्रोक्सी बीजेपी है, बी पार्टी है बीजेपी की, जो कश्मीर में डेंट करना चाहती है एनसी और पीडीपी को। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है और उसमें उन्होंने लिखा है कि 100 दिनों के अंदर अगर उनकी सरकार बनती है कि 100 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेगी। अब मेरा प्रश्न ये है कि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक कौन है? कांग्रेस अल्पसंख्यक किसको मानती? तो अल्पसंख्यक काम क्या करेंगे? अल्पसंख्यकों की ये हिंदू वहाँ पे अल्पसंख्यक है तो हिंदुओं के लिए काम करेगी, इसका मतलब। तो धारा 370 खत्म होने के बाद गुर्जर, पहाड़ी, दलित और ओबीसी को जो आरक्षण नहीं मिल रहा था धारा 370 लागू होने के बाद, वो एब्रोगेशन के बाद, धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद वहाँ पहाड़ी, बकरवाल, गुर्जर इन सभी को आरक्षण मिलना शुरू हुआ। तो वो वहाँ पे देखा जाए तो अल्पसंख्यक भी है जिनके साथ हानियां हो रही थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज धारा 370 वापस लाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में लिखी हुई है। तो ये जिस तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पार्टी, ये दोनों पार्टी गठजोड़ बनाई हुई है और एक लिखता है कि धारा 370 वापस लेके आ जाएंगे, दूसरा लिखता है कि अल्पसंख्यक आयोग बनाए। अल्पसंख्यक आयोग करेगा क्या वहाँ पे जब आप धारा 370 वापस ले आएंगे? एक चीज और, ये कहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे। धारा 370 वापस आने के बाद महिलाओं के अधिकार तो फिर से छिन जाए। महिलाओं को जो वेजेस मिलते हैं, महिलाओं को जो अधिकार मिलते हैं, वो सारे के सारे ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। जैसे पहले भी वहाँ पे था कि महिला अगर वहाँ से जम्मू कश्मीर की महिला जब धारा 370 इम्प्लीमेंटेड था तो वहाँ की महिलाएं अगर बाहर शादी कर लेती हैं तो वहाँ के उनके जो प्रॉपर्टी है उनसे पूरा अधिकार छिन जाएगा और कहीं वो किसी तरीके से उसमें क्लेम नहीं कर सकती। तो ये तो बहुत दुखद है। और आज एनसी और कांग्रेस इन दोनों को ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए जिस तरीके से वो खुलेआम अपने मैनिफेस्टो के तहत लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। नहीं तपोषपाल जी, देखिए तपोषपाल जी, आज गृह मंत्री ने जो कहा आतंकवाद को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, तो जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं या फिर मैं बात कर लूं जम्मू कश्मीर में खासकर जो एनसी है और पीडीपी है, वो आंकड़ों के साथ खड़ी होती है कि देखिए साहब, जिस दिन प्रधानमंत्री खुद वहां पर जब चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन दिन भी सर 2 जवान हमारे शहीद हो गए थे। कश्मीर घाटी में जो है ठीक है, अभी शांति है, वहां पर जो है टेररिज्म कम हुआ है, लेकिन सर जम्मू रीजन की तरफ तो बढ़ गया है ना सर। वहां पर पिछले महीनों में हमने कितनी आतंकी घटनाएं देखी है सर। देखिए वहां पे जो आतंकवाद की घटनाएं हैं वो बहुत कम हुई हैं। देखा जाए तो जो कंपैरिजन है उस कंपैरिजन में जो 90s का दशक था और उसके बाद जब सबसे पहली बार मोदी जी की सरकार बनी उसके बाद जो वहां की स्थिति थी और उसके बाद धारा 370 खत्म होने के बाद जो अभी की स्थिति है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। दूसरा ये है कि मोदी जी ने घाटी से वंशवाद को खत्म किया है। पंचायती चुनाव को आप देख लीजिए और वहां पे जो जमीनी स्तर पर चीजें की गई हैं वो देखिए। एक चीज और मैं कहूंगा कि 90 के दशक में ये आज शाह जी ने भी मतलब अमित शाह जी ने भी इसको पूरी तरीके से उजागर किया अपने भाषण में
कि जब वो मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, तो फारूक अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री थे और राजीव गांधी के साथ जो समझौता करके वो जब चुन के आए वहां पे, तब घाटी पूरी की पूरी खून से लाल हो गई। कहाँ तक थमा पाए थे ये, और उसके जिम्मेदार कांग्रेस खुद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को मानती थी। शेख अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के पिताजी हैं, उनको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था, सारे के सारे कांग्रेस विधायक थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उनको हटाया और हटाने के बाद उनको जेल में डाला, और उसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही उसी को मानते थे। आज उसी के साथ वो गठबंधन कर रहे। 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मालूम है, कांग्रेस को भी मालूम है कि खत्म नहीं, वापस नहीं ला सकती है ये, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार से ही जो होना है वो होगा। ठीक है, ये जो है धारा 370 लोगों को गुमराह करने ठीक है तपोषपाल जी। मलिक जी देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370, सर बार बार हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? देखिए पहले तो ये केंद्र सरकार का मसला है पूरा, और जिस तरीके से आप जनता के बीच में जाके कहते हैं कि आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करेंगे, तो सर जम्मू कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग है, उसमें दो आप भारत के अंदर 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 तिरंगा, सब किस तरीके से, आज गृह मंत्री ने भी इसी चीज का जिक्र किया। और दूसरा मैनिफेस्टो में जो जिक्र किया गया है एनसी के कि हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, जो व्यापारी रिश्ते उनको बेहतर करेंगे। सर बातचीत और बंदूक दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। देखिए मैं आपको पहले बताऊं कि मुझे ज्यादा लंबी हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है जी। अगर लंबी हिस्ट्री में जाऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा। मैं शॉर्ट में आपको बोलूंगा, जो यहाँ तक 370 की बात आप कर रहे हो, ये रटा लगा दिया है पूरे मुल्क में। 370 जो था ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड एक राइट था जो जम्मू कश्मीर को हासिल था, एक स्पेशल स्टेटस थी जी। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की बात जहां तक करें, हमने एक एक्सेशन किया था मुल्क के साथ, और उस एक्सेशन की बुनियाद पे हमें एक स्पेशल स्टेटस मिला था इन द शेप ऑफ 370 एंड 35A जी। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इसी चीज को क्यों रटा लगाया जाता है कि ये आतंकवाद का वहाँ एक रीजन था या बाकी चीजें थी। ये पहले ये देखें कि 370 कब लगाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और आतंकवाद कब हुआ यहाँ, कब यहाँ मिलिटेंसी उठी। तो ये मेरी एक बात है। दूसरी बात, जो बीजेपी बार बार कह रही है कि 370 की वजह से अब आतंकवाद वहां कम हुआ, अब ये हुआ, अब ये सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो इनके कैंडिडेट्स कहाँ है? ये इलेक्शन यहाँ क्यों नहीं लड़ रहे? ये यहाँ से जीत क्यों नहीं रहे? फिर हाल ही में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, अब तो असेंबली के इलेक्शन है, 43 सीट्स है, तो ये इस पे 47 सीट्स पे ये अपने कैंडिडेट्स क्यों नहीं उतार रहे हैं? ये सब कुछ उन्होंने सब पूरे जम्मू कश्मीर को ही नहीं, पूरे मुल्क को उन्होंने एक धोखे में रखा है कि 370 था तो ये था, 370 हट गया तो अब ये है। ये सब कुछ गलत और बेबुनियाद है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और इससे एक स्पेशल स्टेटस थी जम्मू कश्मीर के लोगों को। इसको हासिल करना नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए हमेशा लड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर, आपने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जिक्र किया 1947 में, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात थे, उसके बाद राजा ने जिस तरीके से, ठीक है, उसका जब इंदुकान जी बेहतर तरीके से दे पाएंगे। इंदुकान जी दुकान जी इंदुकान जी आपका जी देखिए, जो एनसी के जो नेता यहाँ पे जो नेता है मलिक जी, वो कह रहे हैं कि देखिए आर्टिकल 370 तो एक बड़ा मुद्दा एनसी के लिए रहेगा, वो हम लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने जिक्र किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का। जब हम देखते हैं 1947 के अंदर जिस तरीके से हालात हुए थे कश्मीर के अंदर, और उसके बाद जब राजा ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और उसके बाद कहीं जाकर आर्टिकल 370 और 35A को लाया गया, तो वो उनका जिक्र कर रहे हैं सर कि एक स्पेशल स्टेटस तो दिया गया था जम्मू कश्मीर को। अमीषा जी देखिए, ये मलिक जी बार बार उनकी पार्टी भूल जाती है जी। मैंने स्वयं जम्मू कश्मीर में रहते हुए फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब के इंटरव्यूज के उनसे पूछा भी था जी। उनका जवाब उन लोगों के पास कभी नहीं होता है जी। और यही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, जो मोदी गवर्नमेंट ने जब पार्लियामेंट में इसको खत्म निष्प्रभावी किया तो भी कहा इस स्पेशल आर्टिकल में खुद लिखा हुआ था कि दिस इज अ टेम्पोररी अरेंजमेंट। मलिक जी बताएंगे क्या कि ये टेम्पोररी वर्ड क्यों यूज किया था? तो ये टेम्पोररी अरेंजमेंट क्या परमानेंट होने के लिए होता है? फिर टेम्पोररी वर्ड क्यों यूज किया? और बड़ी बात क्या है कि एक देश के अंदर
जी। 2 विधान, 2 प्रधान, 2 झंडे, ये कैसी बात हुई? और मैं खुद आपको बता दूं कि मेरा खुद अपना बेटा जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ। हम किस देश के नागरिक हैं जहां पूरी दुनिया में जो टेनेट्स है यूनाइटेड नेशंस के, उसके तहत किसी का भी बच्चा अगर किसी टेरिटरी में पैदा हो जाए तो ऑटोमेटिक वहां का उसको नागरिकता मिल जाती है। और जो एक ड्यूअल नागरिकता का सिस्टम इन्होंने बना के रखा था, मेरे बेटे को नागरिकता देने से मना कर दिया इन्होंने जब वो जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ। तो इस तरह के देश में बताइए हमको जम्मू कश्मीर में रहकर ये कैसे लगेगा कि वो हमारा देश है, हमारा प्रदेश है? इंदुकांत जी, यहाँ पर ये तो देखिए, उसके तहत अगर पाकिस्तान की अगर कोई इंसान जो शादी कर लेता है जम्मू कश्मीर में, उसको नागरिकता दी जाएगी। यही तो देखिए 35A क्या था? 35A में यही व्यवस्था थी। अमीषा जी, आप महिला हैं, आप ज्यादा समझ पाएंगी जी। और इसका जवाब एनसी और पीडीपी के पास कभी नहीं रहता। मैंने महबूबा मुफ्ती से पूछा था जब इसको लेकर के उन्होंने असेंबली में, हाई कोर्ट ने इसको, वहां पे जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया था 35A को, जिसमें प्रावधान ये है कि अगर कोई पुरुष जम्मू कश्मीर का बाहर की महिला से शादी करता, इवन पाकिस्तान की महिला से शादी करता है, इंग्लैंड की महिला से शादी करता है, फारूक साहब ने कर रखा है, इंग्लैंड की उनकी पत्नी है, तो वो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई महिला जम्मू कश्मीर की बाहर के पुरुष से शादी करती है, जम्मू कश्मीर के बाहर के, भारत के किसी भी स्टेट के, इवन मुस्लिम से भी, तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता छीन ली जाएगी। जबकि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके तहत उसके भी पति को बाहर का या कहीं का भी है, उसको नागरिकता मिलनी चाहिए। तो इतना बड़ा भेदभाव तो वहां महिला पुरुष में है। और मैं केवल एक बात कह रहा था जो पिछली बात के डिस्कशन में रह गया, कि मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी चीजें हुई, जिस तरह से वहां शासन आज तक चला, जिस तरह से, इवन आप जानते हैं हिजबुल मुजाहिदीन, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन उसके नेतागण को जब 1987-88 के चुनाव में ठीक से लड़ने नहीं दिया गया, बेईमानी करके चुनाव जीता गया, इतिहास इस बात का गवाह है, तो उन लोगों ने सेपरेटिज्म का और टेररिज्म का रास्ता अपना लिया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उस समय कौन था वहां शासन में? यही एनसी और यही कांग्रेस। तो इन चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। और आज जनता का अगर फिर से लोकतंत्र के प्रति अपना प्रभाव बढ़ रहा है, लोकतंत्र के प्रति रुझान बढ़ रहा है, तो उसको सपोर्ट करने और जम्मू कश्मीर को विकास और किस तरह से वहां पे इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है, इस रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। जी ठीक है इंदुकांत जी। रतन जी, जब ब्रेक पर गए थे आपकी आवाज कट गई थी बीच में, फिर से दोहराऊंगी कि इंदुकांत जी ने भी पूछा कि आर्टिकल 370 पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, क्योंकि अलायंस में जिसके साथ वो है वो तो खुलकर बोलते हैं कि आर्टिकल 370 को हम बहाल करके रहेंगे। और मेरे को याद है सर, मुझे याद है जब मैं आपके साथ पहले भी डिबेट कर रही थी, जम्मू कश्मीर का ही पूरा मुद्दा था, आपने आर्टिकल 370 पर तब भी सर कोई अच्छे से जवाब नहीं दिया था। आज एक बार फिर से पूछती हूँ सर, आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 पे हमने बार बार कहा है कि हम कोई भी निर्णय लेंगे जम्मू कश्मीर की जनता से पूछ के लेंगे। अभी थोड़ा ही वक्त बचा है ना, सरकार बनने दीजिए, सरकार बनने के बाद हम जम्मू कश्मीर से पूछेंगे। नहीं देखिए रतन जी देखिए ऐसा नहीं होता ना। देखिए आप अलायंस में जिनके साथ है वो जनता से पूछेंगे, जनता से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो कह चुके हैं कि हम आर्टिकल 370 को करेंगे भाई। और अगर आप सत्ता में आते हैं सर, सत्ता में आते हैं तो क्या फिर अगर आप पर ये मसला आप कह रहे हैं कि जनता से पूछेंगे, उधर कह रहे हैं कि हम तो भाई लागू करेंगे, तो क्या ये कोएलेंस जो ये पूरा अलायंस ये रहेगा सर? मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि देखिए उसमें ये देखा जाएगा कि सबसे बड़ी भूमिका में कौन है, कौन अपना मुख्यमंत्री वहाँ पे बना पाता है, और सरकार गठित होने के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा ना। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हर काम होते हैं। दीक्षित जी जानते हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अगर हम सरकार चला रहे थे तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चला रहे थे। तो सरकार बनने दीजिए, कुछ समय बचा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता से फैसला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की जनता अगर जो चाहेगी हम वो करेंगे 100%। ठीक है सर। तपोष पाल जी, देखिए
लगातार जिस तरीके से खानदान का, परिवारवाद का, सारी चीजें आप लोग लगा रहे हैं, वहां से उस तरफ से भी कह रहे हैं कि जब अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासत बीजेपी करती है, जब उनको फायदा दिखा तो उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली, 2 साल तक लगभग सरकार चलाई पीडीपी के साथ। तब उनको कोई खोट नजर नहीं आया कि इन पार्टियों की वजह से जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है या आतंकवाद को पोषण मिल रहा है। सर, बोल रहे थे कि हमारे राहुल गांधी वहां पे बाहर इसलिए घूम रहे हैं जिससे वहां पे लोगों को आतंकवाद का डर समाप्त हो जाए। पूरे इंडिया के डॉक्टर डरे हुए हैं। वेस्ट बंगाल में पिछले 1-1.5 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा है। डॉक्टर हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं। राहुल गांधी कब जाएंगे कोलकाता, थोड़ा वो बता दें। वो उधर तो आतंकवादियों के लिए जा रहे हैं, इधर किसके लिए? थोड़ा सा जाके डॉक्टरों का भी हौसला बढ़ा दें। एक भी इंडी अलायंस के लोग वो कोलकाता जाने पे आज प्रधानमंत्री मोदी को भेज दीजिए ना पश्चिम बंगाल में। बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए। नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि राहुल जी को प्रधानमंत्री मोदी को भेज दीजिए पश्चिम बंगाल। कुछ बोल सकता था, ठीक है ना। तो पहले तो रतन जी प्लीज, उन्होंने भी आपको इंटरप्ट नहीं किया था। प्लीज रतन जी ना उनको, नरेंद्र मोदी जी को। आज मणिपुर नहीं संभाल पा रहे हैं। प्लीज रतन जी इंटरप्ट मत कीजिए, वो भी चुपचाप आपकी बातें सुन रहे थे। प्लीज सर, प्लीज सर। नहीं, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, तो रतन जी जब आपसे पूछूंगी तो डबल इंजन की सरकार आप चला रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है? आज भी दंगे हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही है। मणिपुर नहीं सुधार सकते और चले हैं आप देश सुधारने। तपोष पाल जी बोलिए आप। जी, अब ये जो है ये डर समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। अब ये खुद डरे हुए हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये चले जाए वेस्ट बंगाल। इंडिया लाइन का एक नेता नहीं जा सकता इंडिया लाइन वेस्ट बंगाल। अभी इनकी स्थिति ऐसी है। बाकी ये अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अल्पसंख्यक आयोग बनाएंगे जी, और अल्पसंख्यक ये किसको मानते हैं, कम से कम इसको भी लिख देते हैं वहां पे। ये बिल्कुल से मतलब लोगों के आंखों में धूप जोड़ने वाली चीजें हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? विस्थापित समाज पुनर्वासन योजना का लाभ विस्थापित समाज पुनर्वासन योजना शुरू करेगी। कश्मीरी पंडितों के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए, गोरखाओं के लिए, जो वहां से विस्थापित हुए हैं सुरक्षित, उनको हम पुनर्स्थापित करेंगे। ये होता है स्टेटमेंट। इन्होंने क्या लिखा? 100 दिन 100 डेज का अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन ये बनाएंगे। पता नहीं किसको अल्पसंख्यक समझते, किसको नहीं समझते, देश के प्रॉस्पेक्ट समझते हैं कि स्टेट के प्रॉस्पेक्ट क्यों समझते हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है इनका। देखिए, इंटेंशन क्लियरली दिख जाता है कौन आदमी किसके लिए काम कैसे कर रहा है। हमने साफ साफ बताया कि हमने रोजगार हम वहां पे तैयार करेंगे। जम्मू कश्मीर में सरकारी योजनाओं के लिए हम क्षेत्रीय विकास बोर्ड RTV बनाएंगे और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे जम्मू को। इसमें IT हब बनाया जाएगा। हमने फार्मास्यूटिकल पार्क और किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क, इसकी भी स्पष्ट रूप से बातें की है। इन्होंने क्या लिखा है वहां पे, इनके स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, आपको हंसी आई। तपोष पाल जी तपोष पाल जी एक सवाल सर। आर्टिकल 370 के बाद जो सबसे ज्यादा जिसको आस थी कि हाँ जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होंगे, वो थे कश्मीरी पंडित, जो लगातार आस लगा रखे थे कि अब 370 हट चुका है, हम वहां पर जाकर रह सकते हैं सर। और एनसी और पीडीपी भी यही पूछ रहे हैं सर। हालात सामान्य होने में समय लगता है, लेकिन सर कितना समय? 2019 के अंदर हटाया था, अब 2024 है सर। कब कश्मीरी पंडितों के लिए वहां पर हालात सामान्य होंगे कि कश्मीर पंडित वहां पर जाकर रह सकते हैं आराम से? शायद आपके जानकारी में ना हो, मैं फिर से उसको दोहरा देता हूँ। अमित शाह जी ने खुद संसद भवन में इसकी घोषणा की थी और उन्होंने ये स्टेटस भी दिया था कि 3000 से ऊपर लोगों को हम बता चुके हैं। ये बहुत पहले इन्होंने बोला था संसद भवन में। उस समय पुराने संसद हुआ करते थे, अभी नए संसद भवन बन गए हैं और उसके बाद 10 साल हो गया वहाँ पे। बहुत ज्यादा लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया है वहाँ पे। उनके जो जमीनें छीन ली गई थी और उनके जो रोजगार छीन लिए जाते बंदूक के दम से, उनको रिहेबिलिटेट किया गया है।
डेमोग्राफिक चेंज कर दिया गया था, हिंदुओं का विस्थापन किया गया था बंदूक की नोक पे। एमपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग यहाँ बैठे हुए वो उसको एक्सेप्ट कह रहे थे कि उनके कार्यकर्ता मारे गए हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि कितने हिंदू मारे गए हैं वहाँ पे, किस तरीके से बर्बरता की गई है हिंदुओं के साथ। मलिक जी शर्मानी चाहिए उनको यहाँ पे बैठ के अपने कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ गंदगी हुई है उसको एक्सेप्ट किया इन्होंने। उसको आप जिम्मेदारी लीजिए, कहिए हाँ हमारे शासन में हुआ है और ये गलत हुआ है। ठीक है, ठीक है तपोषपाल जी, ठीक है सर, समय थोड़ा कम है तपोषपाल जी, समय थोड़ा कम है। दुकान जी से और मलिक जी से भी मेरे को सवाल करने हैं। मलिक जी देखिए, अब रशीद इंजीनियर को लेकर आप बोल रहे हैं कि वो बीजेपी की जो बीजेपी है उसकी बी पार्टी है, प्रोक्सी बीजेपी है। सर बारामुल्ला के अंदर रशीद इंजीनियर ने जो है उमर अब्दुल्ला को हराया सर लोकसभा के अंदर। क्या लगता है सर विधानसभा चुनाव में डेंट कर पाएंगे कश्मीर घाटी के अंदर? जी मलिक जी। जी आप सवाल एक बार दोहराएं हैं फिर। सर जो रशीद इंजीनियर को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि हम उसको लेकर कोर्ट में जाएंगे फिर से, और उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया कि वो प्रोक्सी बीजेपी है, बीजेपी की बी पार्टी है वो, और बारामुल्ला के अंदर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराया, विधानसभा चुनाव में सर कितना बड़ा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को? देखिए मैं आपको बताता चलूं कि जो बीजेपी का यहाँ एक मंशूर रहा है, सिर्फ हुआ रहा है जो जोड़ तोड़ का जी। बाकी जो मेरे दोस्त कह रहे थे कि हमने ये किया हमने वो किया, तो ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो ना इन्होंने हिम्मत की कि अपना कोई कैंडिडेट पार्लियामेंट में उतारे, ताकि हमें पता चल जाता कि लोग उसका फैसला करते कि बीजेपी ने 370 को हटाने के बाद उनको लोग कितना चाहते हैं। हाँ एक काम तो उन्होंने जरूर किया, उन्होंने यहाँ प्रॉक्सीज अपने खड़ा किए हैं, जिसमें एक प्रॉक्सी इंजीनियर रशीद की भी शेप में है। अगर आपको पता होगा कि वो बंदा जो जेल में पिछले 5 साल से था, अचानक उसका फॉर्म भरा जाता है और वो 5 लाख से ज्यादा वोट लेता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है। और उसको कुछ दिन पहले यहाँ अमित शाह साहब आ रहे हैं, वो यहाँ ना यहाँ उनका कोई कैंडिडेट था न कुछ था, वो यहाँ 2 दिन बैठते हैं, 2 दिन के बाद इलेक्शन होते हैं। तो ये सब कुछ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वोट थे उनको जोड़ तोड़ करने की कोशिश की गई। और जहां तक अब इंजीनियर रशीद का सवाल था, जो उसने खुद भी कहा जब वो जेल से बाहर आए कि एक सेंटिमेंट था, एक रेफरेंडम था। अब लोगों को असलियत पता चल गई कि इलेक्शन जीतने से किसी की चार्ज जो है वो कम नहीं होती है, ये सिर्फ कोर्ट है जो कंसिडर करता है बेल देनी है या नहीं देनी है। तो अब लोगों में ये बात क्लियर हो गई है कि किस तरह से रशीद इंजीनियर ने पार्लियामेंट का वोट लिया था, किन चीजों को उस वक्त क्या चीजें सामने आई थी लोगों में और उन्होंने वोट लिया था। अब लोग अवेयर है इस टाइम, उनको पता है कि एक सेंटिमेंट था, तब कुछ और चीजें भी उसमें पर्दे के पीछे चली थी, तो वो चीजें अब क्लियर हो गई लोगों में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग हमेशा यहाँ चाहते हैं जी। इस बार भी मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो आने वाली हुकूमत होगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी अपने जो इनके अलाय है इनके कांग्रेस के साथ, वही यहाँ गवर्नमेंट बनाएगी। और लोगों के जो मसले हैं यहाँ खासकर 2014 से हमने देखे, जब बीजेपी और पीडीपी हुकूमत है, तब से जो मसले यहाँ पड़े हैं वो आज एज इट इज है। एम्प्लॉयमेंट की अगर आप देखें, इस वक्त एम्प्लॉयमेंट का शरह जो है वो बहुत आगे बढ़ गया है। अगर आप बिजली की बिलें देखें, वो आज 10,500 रुपए पर तक पहुंच गई है। ठीक है मलिक जी, ठीक है मलिक जी, समय थोड़ा कम है। दुकान जी देखिए, रशीद इंजीनियर का यहाँ पर जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है जब हम इन विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, और लास्ट अगर 10 से 15 दिन में देखें तो बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। और रशीद इंजीनियर की जो पार्टी है उसने जमाते इस्लामी, जिस पर प्रतिबंध लगा रखा है, उसके साथ एक गठबंधन का ऐलान किया है सर। और जो जमाते इस्लामी है वो निर्दलियों का समर्थन कर रही है सर। और कश्मीर घाटी में हम जानते हैं कि बीजेपी का भी उतना स्पेस नहीं है जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पेस वहां पर है। तो ऐसे में कितना बड़ा डेंट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लगेगा, कितनी बड़ी वोटों में सेंधमारी होगी सर? ये सवाल हमसे अमीषा जी दुकान जी। देखिए अमीषा जी, निश्चित तौर पे देखिए ये जिस ढंग के आरोप लग रहे हैं इंजीनियर को लेकर के, रशीद इंजीनियर को लेकर के, उसकी जांच की आवश्यकता है। उसको किस तरह से इलेक्शन की ईव पे बेल मिल जाती है और उसका प्रॉपर पुरजोर विरोध नहीं किया जाता है एनआईए के द्वारा, ये भी संदेहास्पद है। जी। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है
कि आखिरकार उसने उमर अब्दुल्ला जैसे स्थापित नेता को लोकसभा चुनाव में जेल में रहते हुए कैसे हरा दिया। जी ये भी बताने के लिए काफी है कि वास्तव में जो जड़ें हैं, जो पॉपुलैरिटी है वहां के सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज पीडीपी एनसीपी की वैली में वैसी जड़ें नहीं है। मैंने देखा जब 370 हटा दिया गया था और वहां पे राष्ट्रपति शासन था, तो किस तरह से इन नेताओं के घर 2-4 आदमी भी नहीं जाते थे। और एक बात क्या कि मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा जो आपके दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रतन जी के संज्ञान के लिए विशेष तौर पे। रतन जी अभी सोमवार को एक पुस्तक लॉन्च के दौरान 5 डिकेड्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो स्वयं सुशील कुमार शिंदे जो आपके यहाँ यूपीए 2 में होम मिनिस्टर थे 2012 से 2014, उन्होंने सोमवार को क्या कहा कि हम विजय धर जो उनके मित्र थे जम्मू कश्मीर के, उनसे मिलने गए होम मिनिस्टर बनने के पहले और उनसे राय लेते थे कि हमें जम्मू कश्मीर में क्या कहना है। उन्होंने कहा कि विजय धर जी ने हमसे कहा कि आप इधर उधर घूमने के बजाय लाल चौक चले जाइए, इससे आपको पब्लिसिटी मिलेगी और दुनिया में लगेगा कि देखो भारत में कितनी नॉर्मल स्थिति है कश्मीर में। उन्होंने अभी सोमवार को कहा कि ये विजय धर को मैं क्या बताऊं, दुनिया को क्या बताऊं कि कोट अनकोट मेरी कितनी फटी पड़ी थी। मतलब हम एकदम डरे हुए थे, हमारी जाने की स्थिति नहीं थी कश्मीर में। और आज यही भारत यात्रा के दौरान स्वयं राहुल गांधी प्रियंका जी के साथ वहां जाते हैं, तिरंगा फहराते हैं और बर्फ खेलते हुए आपस में नजर आते हैं। तो 370 हटाने का क्या फर्क पड़ा है जम्मू कश्मीर में, ये कांग्रेस ही नहीं पूरी देश और दुनिया सब जानते हैं। ठीक है दुकान जी, तपोष पाल जी, रतन जी और मलिक जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज चर्चा करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के पहले फेज के चुनाव का प्रचार प्रसार का शोर थम चुका था, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री ने जिस तरीके से आज वहां पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एनसीपी पर, पीडीपी पर और कांग्रेस पर निशाना साधा, इन सब पर चर्चा की। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता अब तय करेगी कि उसे किन की बातों पर भरोसा है, किन की बातों को सबसे ज्यादा तवज्जो जम्मू कश्मीर की जनता ने है। ये तो देखने वाली बात होगी 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर के नतीजे आएंगी, तभी पता चलेगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की जनता ने किसके वादों पर भरोसा किया है। और इस फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद सेकंड फेज का सियासी शोर फिर से शुरू हो जाएगा। फिर से जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारकों की दौड़ शुरू हो जाएगी, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए शुरू हो जाएगा। मेरे साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल इतना ही। कल होगी किसी और मुद्दे पर बातचीत। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।